पूरी टीम को कि उन्होंने आज आप सबसे मिलने का ये मौका मुझे दिया। इस मंच पर विराजमान आदर के योग्य सभी सम्मानित जन और इस हॉल में विराजमान सभी बंधु भगिनी बच्चों, मेरा आप सबसे पहली बार मिलना हो रहा है। रवि चावला बहुत निकट है, भतीजा है मेरा। आप सब लोग जिन्होंने आज गीता फाउंडेशन के साथ खड़े होकर शहीदों को याद किया है, ये अपने आप में एक अलग क्वालिटी, अलग तरह की सोच और अलग तरह के विचार रखने वाले लोगों की आज की इस कार्यक्रम में उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं। आज मेरे बेटे ने मुझे बहुत बड़ा बना दिया है। 22 नवंबर 2023 तक वो केवल मेरा बेटा था, कैप्टन शुभम गुप्ता, लेकिन आज वो पूरे देश का बेटा है। ये बात सही है कि जवान बेटे और ऐसे होनहार बेटे के चले जाने पर तो बहुत कष्ट है, परंतु उसने जो चाहा सो किया और ऐसा किया कि वो हमेशा के लिए कई पीढ़ियों तक हमारा नाम कर गया, तो हमें गर्व भी होता है। ऐसे शहादत देने वाले लोग कुछ विरले होते हैं। और ऐसे विरले बेटे ने मेरे घर जन्म लिया। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि आजकल के समाज में जो परसेप्शन है कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोस में, मेरे बेटे ने मुझे इतना सौभाग्य दे दिया कि भगत सिंह पैदा हो तो मेरे घर में पैदा हो। वो प्रारंभ से ही अलग तरह की लाइफ, अलग तरह की जीवन शैली उसकी थी। हमें लगता था कि वो कुछ ऐसा करेगा, क्योंकि वो शुरू से ही कहता था। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं। आगरा में जब टोरंट आई और टोरंट के आने के बाद जो बिल 1,000 रुपए का आता था घर का, वो 15,000 का आना शुरू हो गया। कई कारण थे, बिजली भी कम आती थी, चोरी भी होती थी, सभी करते थे, बहुत कम आती थी। एक दिन उसने हमारे घर का बिजली का बिल देख लिया तो कहा, पापा यार ये बिल तो बहुत आता है, तुम्हारे ऑफिस में भी एसी चलता है, बेडरूम में भी चलता है, छोटा वाला पड़ता है तो वो भी अपने कमरे में चलाता है, और मेरे कमरे का भी एसी चलेगा, इसीलिए आता है इतना बिल। तो ये वेस्टेज नहीं है, ये वेस्टेज है। अब हम ऐसा करते हैं कि लाइट सेव करते हैं और
दिल बचाने के लिए नहीं, टू सेव दिस लाइफ फॉर कंट्री, फॉर द पर्सन हु आर नीड इट। और एक ही कमरे में चारों लोग सोए, तो नाइट में 4 एसी नहीं चलेंगे, एक ही एसी चलेगा, तो हमारी लाइट भी बचेगी और हम कंट्री को भी योगदान कर पाएंगे और हमारा बिल भी कम आएगा। ये सोच जब मैंने उसकी देखी तो मैंने उससे कहा कि तू 10th का स्टूडेंट है, तुझे इन सब चीजों से क्या लेना देना है, तो हम कर ही लेंगे। कि नहीं, ये करना चाहिए। और उसका इस तरह का आग्रह था कि हम नहीं टाल पाए। हम सब साथ एक ही बेडरूम में सोने लगे, तो हमारी निकटता बढ़ी। हम सब एक दूसरे के साथ शेयर करते थे बातें। जो आइसोलेशन था फैमिली में वो खत्म हो गया। और उसको अडॉप्ट, बगल में मेरे बड़े भैया रहते हैं, उन्होंने अडॉप्ट किया। और उसका रीजन ये हुआ कि हम हर हफ्ते में एक बार सारा परिवार, करीब 50 मेंबर है मेरी फैमिली में, हर हफ्ते एक बार सामूहिक रूप से मिलने लगे। इतना ही नहीं, हमने उससे पूछा, उसको बड़ा इंटरेस्ट रहता था कि नेक्स्ट कमिंग संडे किसके हैं, तो सबको इन्फॉर्म करता था। सारे लोग कभी लंच कभी डिनर पे मिलते थे। जब वो उसने इंटरमीडिएट किया सेंट जॉर्जेस में, एग्जाम के दौरान ही उसने एनडीए का फॉर्म भर दिया। हमको नहीं पता था। कहता यह था कि आई विल डू डिफरेंट विद अदर्स, अलग हटके करना चाहता। हमारा मन यह था कि बीटेक करेगा, दौर भी बीटेक का था उस समय। क्या बीटेक नहीं, कुछ अलग हटके करना। क्या करना चाहते हो? अपने घर दूसू में एडमिशन ले लो। एनडीए का एग्जाम देने गया, उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन कराया। वहां एडमिशन लेने के बाद 2 या 3 महीने हुए होंगे। टेक्निकल एंट्री स्कीम का बंधु आप लोग जानते हैं, टेक्निकल एंट्री स्कीम में कोई एग्जाम नहीं होता। मार्क्स अगर अच्छे होते हैं और अगर कोई ऑनलाइन अप्लाई करता है तो उसको एसएसबी के लिए कॉल करते हैं। एसएसबी में भी इसने भर दिया, एनडीए का भी एग्जाम दिया। 94% उसके इंटरमीडिएट में मार्क्स थे। मैं केवल उसका एक जज्बा बताने के लिए आपको इतनी बात बताऊंगा कि एसएसबी के लिए उसे मथुरा, इलाहाबाद बोर्ड होता है, इलाहाबाद उसे बुलाया गया। पहली बार एसएसबी में वो गया और पहली बार सेलेक्ट हो गया। वो 8 दिन जो आर्मी के लोगों के साथ रहा, आर्मी ऑफिसर्स के साथ उसकी बातचीत हुई, बदला हुआ नजर आया। 8 दिन बाद जब वो आगरा आया तो मुझे लगा कि तो चेंज हो गया। 2-3 दिन बाद ही एनडीए में जो उसने एग्जाम दिया था उसका भी रिजल्ट आ गया और उसे वहां भोपाल बोर्ड होता है इसका, और भोपाल उसको बुलाया गया। भोपाल गया और भोपाल जाके वहां भी सेलेक्ट हो गया। पहली बार नहीं दौड़ने गए। उन्होंने टाइम दिया कि आप चूज करो, 15 दिन का टाइम दिया कि आप एनडीए में जाना चाहते हैं, टेक्निकल एंट्री स्कीम में जाना चाहते हैं। हम लोग ज्यादा नहीं जानते थे। हमने कुछ मित्र आर्मी ऑफिसर्स थे, उनसे डिस्कस किया। सबने ये सलाह दी कि इसको टेक्निकल एंट्री स्कीम में भेजो, क्योंकि वहां नई एकेडमी है, बीटेक कराते हैं, और चूंकि हाईटेक आर्मी है और आर्मी में नए तरह के तमाम अवसर मिलते हैं, बाहर एमटेक वगैरह कराने भी भेजते हैं, तो इसको बीटेक वहां कराएंगे। तो इसलिए ओटीए गया आप प्रेफर करो, बजाय इसके कि आप एनडीए में खड़ग वास्ता इनको पूना भेजोगे। तो वहां बीए कराते हैं और वहां इन्फेंट्री में भेजते हैं, और यहां आप भेजोगे तो कई और टेक्निकल कोर्स है उसमें जाएंगे। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं तो एनडीए ज्वाइन करूंगा, मुझे एनडीए ही ज्वाइन करना है और इन्फेंट्री में ही जाना है। हमारे एक मित्र मेजर सौभाग्य गुप्ता
एक दिन डिनर पे मैंने हस्बैंड वाइफ को बुलाया, उन्होंने समझाया, परसुएशन हुआ, तो तैयार हो गए कि ठीक है मैं ओटीए गया जाता हूँ और वहीं से बीटेक ही करूँगा। ओटीए गया, मैं जब भेजा गया, वहाँ ट्रेनिंग हुई, उसके बाद मऊ में उसकी जो एकेडमिक होती है वो बीटेक वगैरह कराते हैं, वो सब हुआ। 2018 में जब इसका कमीशन हुआ ओटीए में, पूरा परिवार गया था, सब गए, तो इसका नंबर आया जब तक इन्फेंट्री खत्म हो गई, इन्फेंट्री की कोई वैकेंसी बची नहीं, तो इसको एज ए लेफ्टिनेंट सिग्नल में इसको मिली और पानागढ़ इसकी पोस्टिंग हुई। सिग्नल में जाने के बाद भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था। मैंने बात भी की तो क्या है यार पापा, ये कोई मुझे ऑफिस की नौकरी करनी है क्या? आई एम टू सर्व माई नेशन, और वो ऐसे सर्व नहीं करना, ये क्लरिकल तो मैं कहीं भी कर लेता। मेरी इच्छा थी पर्सनल के आईएएस पीसीएस की तैयारी करे, और दिल्ली मैंने भेजा इसी पर्पज से था। आपकी इच्छा थी तो मैं वहीं आईएएस पीसीएस की तैयारी करके बन जाता। मेरा मन ये नहीं है। आर्मी मीन्स आई हैव टू फाइट फॉर माय नेशन। हमने कहा एक मौका मिलेगा, इसमें भी मौका मिलता है। सब आजकल तो सारी फोर्स जाता है, सारी फौज लगती है, लेकिन चूंकि उसने ठान लिया था कि मुझे इन्फेंट्री ज्वाइन करनी है, तो जब पानागढ़ पोस्टिंग गया, मऊ में जब वो था, उसके सीओ ने मना कर दिया, उसको रिकमेंड नहीं किया, परमिशन नहीं दी। जब वो पानागढ़ गया तो पहले ही महीने में उसने अपने सीओ से परमिशन ली कि आई एम टू जॉइन 9 पैरा, और 9 पैरा का प्रोबेशन करने के लिए उसको परमिशन वहां से मिल गई। दैट इज अल्टीमेट ट्रेनिंग है, वो इतनी टफ है, इतनी टफ है कि हम सोच के काम जाते हैं। उस टफ ट्रेनिंग में भी उसके साथ जो उसका ग्रुप था 60 लोगों का था, उसमें से केवल 2 अफसर और 8 जवान केवल सेलेक्ट हुए, बाकी लोग सब क्विट कर गए। उस 3 महीने की ट्रेनिंग में भी बिल्कुल हमको नहीं पता था, उसने ऑप्ट कर लिया, ट्रेनिंग पे चला गया। हमसे केवल इतना कहा कि बात कम हो पाएगी क्योंकि मैं कहीं एक ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ, और वो ट्रेनिंग उसने की। जब लौट के आया तब उसका साथी कैप्टन आया तो उसने बताया कि इसने 9 पैरा ज्वाइन करके उसकी ट्रेनिंग कर ली है, और ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आर्मी जो महरून कैप जिसकी शान होती है उसको धारण करेगा। और इसने पैरा कमांडो में भी जो एकदम 9 पैरा तो हिंदुस्तान की अल्टीमेट आती है उसको ज्वाइन कर लिया। मैंने पूछा ये क्या जरूरत थी, आर्मी में तुम थे, यहाँ भी प्रमोशन मिलता है, यहाँ भी सब कुछ मिलता है, कि नहीं अलग हटके करना है। जिसमें कुछ करने की कोई ठान लेता है ना, तो फिर उसे कोई रोक नहीं पाता। किसी भी ट्रेनिंग में, किसी भी कोर्स में आपके जो तमाम ट्रेनिंग्स थी, किसी में वो कहीं रुका ही नहीं। एसएसबी में पहली लोग 5-5, 6-6 बार में नंबर आ पाता है, पहली बार में सब जगह सेलेक्ट। हमें भी लगा कि इसके मन में जो है वो करना चाहिए, और वो उसने किया। कभी हमें ये शेयर नहीं किया कि कहाँ हैं, क्या करते हैं, कैसे ऑपरेशन करते हैं। कभी कोई, चूंकि आगरा में पैरा जंप है, तो पैरा जंप करने उसके साथी आते थे, जो साथी हम सब कैप्टन मेजर लोग आते थे, तो वो बताते थे कि थोड़ा बस सिक्योरिटी पर्पज से कोई शेयर भी नहीं करते थे। हमारी बात भी होती थी तो ये नहीं पता चलता था कि कहाँ हो, किनके साथ हो, कहाँ जा रहे हो। ये जरूर पता रहता था जब वो कहीं ऑपरेशन के लिए जाता था तो फोन करता था, बताता था कि बाबा 8 दिन बात नहीं होगी, चूंकि मैं इंटीरियर में जा रहा हूँ और नेटवर्क नहीं होगा। मैंने एक दिन कहा यार हमको बहुत डर लगता है, घबराते हैं जब तू ये कहता है कि मैं जा रहा हूँ। तो यार इसमें पापा घबराने की क्या बात है, तुम्हारी भी डेट फिक्स है, मेरी भी डेट फिक्स है, हम सबकी डेट फिक्स है, कोई उससे ज्यादा तो नहीं जी पाएगा।
इसलिए कुछ ऐसा करके जाना है। और वो कहता था, उसकी सब मेरे कानों में मुझसे हैं कि करो काम ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो कदम ऐसे कि निशान बन जाए, यूं तो जिंदगियां सभी काट लेते हैं, जियो जिंदगी ऐसे कि मिसाल बन जाए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मिसाल बनना चाहता था, मिसाल बन के गया है। मुझे मेरे शहर पर, मेरे देश पर भी बहुत घमंड है कि मेरे बेटे की शहादत को पूरे शहर में और पूरे देश में बहुत सम्मान दिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस दिन मेरे बेटे की शहादत हुई थी, उसकी सूचना मिलने के बाद से तीसरे दिन उसका पार्थिव शरीर आया था, तब तक मुझे हिम्मत और ताकत देने के लिए मेरे शहर के हजारों लोग हर समय मौजूद रहे। ऐसा नहीं है कि रात को 11 बजे के बाद चले आए, सुबह तक दिन भर हिम्मत हमें बधाई। इतना ही नहीं, मेरे बेटे की लघु फिल्म बनाई, आगरा की आर्य मूवी कंपनी जो मुंबई में काम करते हैं, राजकुमार सामानी के बेटे हैं रंजीत सामानी। और ऐसे डायरेक्टर को उन्होंने अपॉइंट किया जो कि राष्ट्रीय पुरस्कार उनको मिला है, हेमंत वर्मा जी को, ऐसी फिल्म बनाने के लिए। बहुत जल्दी, मात्र 1.5-2 महीने में वो फिल्म बनाई। और उसका जब पहला शो 28 जनवरी को सूर सदन में हुआ था, तो मैं राजनीतिक क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। मैंने बहुत भीड़ और समारोह देखे हैं, लेकिन उस दिन अद्भुत शहीदों के प्रति प्रेम और स्नेह देने के लिए पूरा शहर उमड़ा था। सूर सदन में पैर रखने की जगह नहीं थी, और जितने लोग अंदर थे उससे ज्यादा लोग बाहर थे। ये प्यार था शहीदों के प्रति। अब वो जमाना नहीं है कि कोई परसेप्शन चेंज हुआ है सोसाइटी में। शहीदों को सम्मान भी मिलता है, स्थान भी मिलता है, और आने वाले समय में भी सैनिकों को सम्मान देने में कोई कोताही नहीं बरतेगा, ऐसा हम महसूस करते हैं। हमें और हमारे परिवार को कष्ट तो है, लेकिन आप सब जो हमारे साथ खड़े रहते हैं, आप सब हमें ताकत और हिम्मत देते हैं। और उस बेटे का जो जज्बा था, जो उसने पूरा किया, उसका हम सम्मान करते हैं, तो हमें फिर महसूस होता है कि हम बहुत सौभाग्यशाली। और ये सौभाग्यशाली महसूस होना ही हमारे कष्ट को, हमारे दुख को दूर करता है। मैं आपको एक घटना उसकी और बताऊंगा कि किस तरह का, जब उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार 2017 में बनी, तो योगी जी ने मुझे आगरा का डीजीसी क्राइम बनाने के लिए संदेश जब मुझे मिला तो मैंने मना किया। और उसके पीछे कारण यह था, मेरी वकालत बहुत अच्छी थी, तो मैंने कहा मैं सरकारी वकालत नहीं करूंगा, क्योंकि सरकारी वकील का परसेप्शन सोसाइटी में बहुत खराब है। सरकारी वकील भी मतलब बिकता ही बिकता है, ऐसा ही मानता हूं मैं, ऐसा परसेप्शन था। मैंने बेटे को शेयर किया, ट्रेनिंग पे था, तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा यार बेटा ये ऑफर आया है, लेकिन मेरा मन नहीं है, मैंने मना कर दिया। तो मेरे बड़े भैया ने बात की, सब लोग चाहते थे कि मैं ज्वाइन करूं, मेरी इच्छा नहीं थी। लेकिन जब मैंने
शुभम को बताया तो उसने मुझे रात को कॉल किया, ये कहा कि पापा पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं, अच्छी वकालत है, पैसा कमाओगे, यही तो पर्पज है कि उसमें सरकारी वकालत में कम पैसा मिलता है, लेकिन नाम बहुत होता है। और सरकारी वकील लोग इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि वहां उस पोस्ट को कमाई का जरिया बनाते हैं, तो बदनामी बहुत होती है। यदि वास्तव में तुम कुछ करना चाहते हो तो नाम करने के लिए आप बनोगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत सुकून मिलेगा। और मेरी इच्छा है कि आप बनो तो परसेप्शन चेंज करने के लिए बनो, नाम चेंज करने के लिए बनो, पैसा कमाने के लिए मत बनो। मैंने रात में विचार किया, फिर दूसरे तीसरे दिन मेरे दिमाग में भी आया बनना चाहिए। और मैं जब 2017 सितंबर 2017 को जब मैंने अपॉइंटमेंट लेटर लिया तो पहली सौगंध और कसम खाई थी कि इस परसेप्शन को बदलूंगा, प्रयास किया। और तब से लेके आज तक डीजीसी क्राइम की जिम्मेदारी को मैंने निभाया है। और मैंने बेटे को वचन दिया था, वो भी निभाया है कि 1 रुपया रिश्वत का मुझे आज तक कोई छू नहीं पाया है। ऐसे बेटे का संदेश कानों में गूंजता था। लोग लाखों रुपए की रिश्वत लेके मेरे पास अनेकों बार आए दिन आते हैं जिनको पता नहीं है, लेकिन जब कि सब मेरे कानों में गूंजते हैं तो वो आज तक रुपए मुझे कोई छू नहीं पाए। और मैंने उसके एक ऐसे संदेश को, ऐसे उसके विचार को ताकत दी कि उसके बाद से पूरे उत्तर प्रदेश में मैंने एक नई मिसाल कायम की। मैं केवल इसलिए बता रहा हूं कि बेटे भी सिखाते हैं, उम्र कम हो लेकिन सिखाते हैं, तो वो भी हमारे जीवन को, हमारे परसेप्शन को, सोसाइटी के परसेप्शन को बदलता है। उन्होंने कहा, उसने कहा कि आपकी टीम में जितने लोग हैं उनको बच्चों की तरह सम्मान दो, और आप अगर उनको बच्चों की तरह सम्मान दोगे तो आपको संतुष्टि तो होगी होगी, लेकिन हर जगह जहां जहां वो जाएंगे वहां आपको पिताजी के रूप में सम्मान देंगे, बड़े के रूप में सम्मान देंगे, तो उससे आपको नहीं उनको भी संतुष्टि होगी। और जो काम आप करते हो उस काम में भी बड़ी सरलता, मधुरता के साथ साथ निखर के भी काम आता है, लोग अपना समझ के काम करते हैं। तो मैंने 2018 में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में एक आयोजन रखा कि जो हमारे पुलिस के पैरोकार, जो कोर्ट और पुलिस की एक कड़ी होते हैं, उनको कोई सम्मान नहीं करता। थाने में भी फटकार, एसपी के यहाँ भी फटकार, अदालत की भी फटकार, और हमारे ऑफिस का मेन काम उनसे ही रहता है। मैंने दिवाली से पहले उन सबको दीवानी कैंपस में सम्मानित कराया, उनको दीपावली का उपहार दिलवाया। और खुशी तब हुई कि उस आयोजन में आगरा के एसएसपी, आगरा के डीएम, आगरा के डीआईजी, आगरा के डिस्ट्रिक्ट जज, वही नहीं, आगरा में 50 से अधिक समाज सेवी संस्थाएं, उनके प्रतिनिधि, आगरा के हर क्षेत्र के वरिष्ठतम वकील, करीब 300 लोग इकट्ठे हुए और सबने उस समारोह की इतनी प्रशंसा की कि उसके कारण से आज तक हर वर्ष दिवाली से पहले वो आयोजन होता है। और उस आयोजन में सारे जुडिशियल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल सिस्टम के लोग भाग लेते हैं। उसमें एक जो नया इजाफा हुआ कि हमने जब प्रारंभ किया, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं होता,
हमने जब उनको उपहार दिए और उनकी तारीफ की जो अच्छा काम करते हैं, तो ऐसे लोगों की संख्या पहले साल 11 थी जिनको एसएसपी आगरा ने सरकारी इनाम की घोषणा की, और अब इस वर्ष जो हमने पिछली बार किया था 31 लोग, पूरे 100 लोगों की टीम है, 31 लोगों को इस बात के लिए, अच्छे काम के लिए उन्हें चयनित किया गया, उन्हें सरकारी इनाम मिली और वो इनाम उनके करेक्टर रोल में एंटर होने का आदेश हुआ और सरकार ने उनको प्रमोशन में उसको काउंट करना शुरू किया। ये जियो जारी हुआ। तो कितना बड़ा काम, एक छोटी सी सोच, अच्छी और पॉजिटिव सोच, जो अभी संजय प्रेस एसोसिएशन के अध्यक्ष जी ने बताया कि पॉजिटिव सोच कितना अच्छा काम करती है, ये मेरी आंखों के सामने साबित हुआ। और वही कारण रहा कि आज हम ये फख्र महसूस करते हैं कि हम एक ऐसे बेटे के बाप हैं। मुझे पूरा शहर मेरे नाम से उसे जानता था। आज मैं किसी से भी बात करता हूं तो ये कहता हूं कि मैं शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता का फादर बोल रहा हूं, तो अलग तरह से मेरी बात सुनी जाती है, अलग तरह का सम्मान मिलता है। बेटे ने मुझे बहुत बड़ा कर दिया है, बहुत बड़ा कर दिया है। कष्ट तो कभी जीवन भर नहीं जाएगा मेरा, मेरे परिवार का, लेकिन खुशी और फख्र इस बात का होता है कि हम भी देश के काम आ गए। इस देश ने, इस शहर ने जितना हमको लाड़ प्यार दिया, हम उस पर खरे उतर गए। हम सौभाग्यशाली हैं। शुभम के पिता के रूप में आज मैं नहीं होता तो मैं आपके बीच में भी नहीं होता। मैं आप सबको बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूंगा। और जैसा भी पूर्व सैनिक साहब ने बताया, सरकार ने ग्राम पंचायत की करीब 2300 मीटर जमीन दी है, जहां शुभम का अच्छा ऐसा स्मारक है, प्रेरणादायी स्थल बनाएंगे। 25 लाख रुपए का टेंडर उसका एक पास हो गया है। बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। आने वाले 3 महीने बाद फिर उसमें और काम शुरू होगा। आगरा के सभी जनप्रतिनिधियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी तरफ से आग्रह किया है कि जो बसई का मेट्रो स्टेशन है वो कैप्टन शुभम गुप्ता के नाम पर रखा जाए। उसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, शहर के नगर निगम के सदर ने भी एक सड़क उसके नाम पर करने का प्रस्ताव पास किया है। हम भी अपने जीवन में व्रत ले चुके हैं कि हम जितना कमाते हैं परिवार में, वो सब अपना शेयर जो सुबह पर हम खर्च करने वाले थे भविष्य में, वो सब सेव करके उसके लिए, शहीदों के लिए और आर्मी में अधिक से अधिक लोगों को देश की सेवा के लिए भेजने के लिए अच्छा सा एक ट्रेनिंग सेंटर संचालित करेंगे। उसकी योजना बन गई है, उसका फाउंडेशन रजिस्टर्ड हुआ है। उसमें उसके जन्मदिन के अवसर पर, उसकी शहादत के दिन हम आप सब लोगों को बुलाएंगे। आप आइए, शहीदों के लिए जो मेले लगते हैं उनमें आप भी अपना दीपक जलाइए। इस यज्ञ में हम अपनी आहुति देकर इस प्रेरणादायक, ऐसा स्मरणीय आने वाली पीढ़ी के लिए बनाएं कि लोग अपने आप को देश के लिए कुछ करने के लिए, समर्पित करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं। ये प्रेरणा भी मुझे आदमी से मिली है। इसकी शहादत के बाद जब इसके सीओ मिलने आए थे, उन्होंने एक बात तो मुझे कही, मुझे आज तक क्या मेरे जीवन भर याद रहेगी। उन्होंने कहा
कि सिविल और आर्मी में कितना अंतर होता है, मैं केवल इतना बता सकता हूं कि जिस समय एनकाउंटर चल रहा था और कैप्टन एमबी प्रांजल जो मेरे बेटे के सीनियर थे, उनके चोट लगी है, ये मैसेज आया तो तुरंत मेजर मेहता, मेरा बेटा कैप्टन शुभम, इसका साथी मेरे हवलदार माजिद और इसका बड़ी था नाइक अलीगढ़ का सचिन और एक संजय बिष्ट, ये पूरी टीम जब गई तो इन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया और उस फायरिंग में जो चल रही थी, उसी फायरिंग में अपने आप को आगे बढ़े। मेजर साहब घायल हो गए तो मेरा बेटा आगे गया, उसने एमबी प्रांजल की बॉडी इवैक्यूएट की और मेजर साहब को निकाल के लाए वहां से, मेजर साहब को हॉस्पिटल भेजा, फिर ये लोग गए। तो उन्होंने जो मुझे एक बात बताई कि यदि ये सिविल में होता, ऐसा इंसिडेंट अगर सिविल में होता और शुभम का खास एमबी कैप्टन एमबी प्रांजल का खास भाई भी अगर वहां होता और फायरिंग हो रही होती तो वो कहता ठीक है, होने दो, 5 मिनट में आता, नहीं जाता। आर्मी में इतना अंतर था कि वो तुरंत गए और जो कर सकते थे किया, नहीं कर सकते थे वो भी किया, उसके बाद अपनी शहादत दे दी। एक हिंदू था, एक मुसलमान था, एक यूपी का था, एक उत्तराखंड का था, एक आंध्रा का था, अलग अलग थे। अगर उनमें कोई इस तरह की सोच रही होती विचार करने की, तो शायद हम इस देश को नहीं बचा पाते। तो आर्मी की सोच में इतना अंतर है कि वहां केवल और केवल अपना देश दिखाई देता है, अपने देश की कोई भूमि नहीं कब्जा ले, कोई अंदर नहीं आ जाए, कोई मेरे देश को नुकसान न कर दे, केवल इतनी सी सोच रहती है। जबकि सिविल में क्या होता है ये हम सब जानते हैं। वो शब्द मेरे कानों में आज भी गूंजते हैं और उसी ने मुझे प्रेरणा दी है कि हम जब तक जिए तब तक हर वर्ष ऐसा आयोजन करेंगे, उसको इस तरह याद करेंगे कि पूरा शहर उसके सम्मान में खड़ा हो और उसके माध्यम से आने वाली पीढ़ी को ऐसी प्रेरणा मिले कि कुछ इस देश के लिए हम कर पाए, इस देश के लिए कुछ हो पाए। उन्हें एक बार फिर सब आपका आभार। हमारा निमंत्रण, आमंत्रण, अनुरोध, प्रार्थना, निवेदन आप तक जरूर पहुंचेगा जब आपको ऐसा मैसेज मिले। हम व्यक्तिगत प्रयास भी करते हैं, वो करेंगे। अगर व्यक्तिगत प्रयास में कमी रह जाए तो हमारे मैसेज को हमारा आग्रह और प्रार्थना मानकर आप कार्यक्रम में उपस्थित होइए, शहीदों को श्रद्धांजलि दीजिए। और इस तरह के जो आयोजन आपने पुलवामा के शहीदों के लिए किया है, ये अनुकरणीय, अनूठा कार्यक्रम है, लेकिन इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगाना पड़ेगा, संपर्क बढ़ाना पड़ेगा और संपर्क बढ़ाकर लोगों को थोड़ा मोटिवेट करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। प्रारंभ में हर पौधा छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे अगर खाद और पानी हम देते रहेंगे, उसे सींचते रहेंगे, तो निश्चित रूप से ये नीता फाउंडेशन एक दिन बट वृक्ष बनेगा। ऐसी मेरी शुभकामना।